चलो भाई देखो। अभी ये बोल रहे थे कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हम बापूजी का सिद्धांत अपनाते हुए रास्ते पे निकलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे। तो ये जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है क्या ये गांधी के सिद्धांत? एक वक्फ प्रॉपर्टी में हम गए थे, वहाँ पे मौलाना साहब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे थे 2 BHK बनाकर। अखिलेश यादव की सरकार में 815 दंगे हुए थे, तब तो आप रोड पर नमाज पढ़ने देते थे, तब तो आप कांवड़ यात्रा पर लाठियां मारते थे, तब तो आप शोभा यात्रा पर लाठियां मारते थे, लेकिन नमाज वाली पार्टी बन करके आप नमाजियों को पूरी छूट देते थे, तब फिर 815 दंगे कैसे हो गए? भाई को ज्यादा गुस्सा आ रहा, मुसलमान खुश है। मुझे लग रहा है ये मुसलमानों के ये ज्यादा बड़े मुसलमान हो गए क्या? एक मिनट एक कहावत है ना, नया नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह करता है। अनुराग भाई शायद समाजवादी पार्टी के मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण हरा कुर्ता जब से पहनने लगे तो इस्लाम इस्लाम करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सैवेज वॉइस के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है, इसलिए लास्ट डिबेट वीडियो में जरूर से बने रहिए। तो बात कर लेते हैं इस डिबेट के बारे में। तो दोस्तों दरअसल इस डिबेट में आपको देखने को मिलने वाले हैं एंकर अमन चोपड़ा जो कि टाइम्स नाउ की तरफ से हैं। साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं सुबुही खान जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे मुद्दों पर अपनी राय रखती रहती हैं। साथ ही यहाँ पे आपको सपा की तरफ से देखने को मिलने वाले हैं हरा कुर्ता यानी कि अनुराग भदौरिया। साथ में यहाँ पे आपको बीजेपी की तरफ से देखने को मिलने वाले हैं प्रदीप भंडारी। तो इस वीडियो में आपको जो भी देखने को मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की डिबेट होने वाली है, जिसे देखकर आपको जरूर से मजा आएगा। तो दोस्तों इस डिबेट वीडियो में सुबुही खान ने बुरी तरीके से रोस्ट, बुरी तरीके से बजाया है यहाँ पे हरे कुर्ते यानी कि अनुराग भदौरिया को, जिसमें अनुराग भदौरिया वक्फ को पक्ष रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा होता है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं थी। जहाँ पे सुबुही खान का गुस्सा 7वें आसमान में पहुँच जाता है और वो बुरी तरीके से रोस्ट करना शुरू कर देती है यहाँ पे अनुराग भदौरिया को। तो लास्ट डिबेट वीडियो में जरूर से बने रहिए। साथ ही अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की इस कमाल के डिबेट वीडियो का भी स्टार्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अनुराग भाई को ज्यादा गुस्सा आ रहा, मुसलमान खुश है। मुझे लग रहा है ये मुसलमानों के ये ज्यादा बड़े मुसलमान हो गए क्या? एक मिनट रुक जाइए ना, मैं देख रहा हूँ सड़कों पर। कल मैंने देखा सेवइयां खिलाई जा रही है, मिठाइयां बट रही हैं, ईद जैसा जश्न था कल। तो मुसलमान खुश है, नरेटिव ऐसा है जैसे पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ा है। सुबुही खान जी जी अमन, एक कहावत है ना, नया नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह करता है। तो अनुराग भाई शायद समाजवादी पार्टी के मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण हरा कुर्ता जब से पहनने लगे तो इस्लाम इस्लाम करते हैं। हम क्योंकि इस्लाम मजहब में पैदा हुए हैं, 35 साल मेरी उम्र है, 35 साल से मुसलमान हूँ, तो मुझे छाती पीट पीट के इस्लाम के नारे लगाने की जरूरत नहीं है। अमन देखिए, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, पहले भी वक्फ एक्ट अमेंड हुआ है, दूसरी पार्टियों के समय भी वक्फ एक्ट अमेंड हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो आज अगर उसका अमेंडमेंट हो रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक कैसे हो गया? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, पहले असंवैधानिक था, अब कैसे हो गया? ये एक सवाल है। ठीक, पहले संवैधानिक था, जैसे कोई भी एक्ट अमेंड होती है ऐसे वक्फ एक्ट भी अमेंड हो सकती है, आज भी हो रही है, अगले 5 साल बाद भी हो सकती है। तो इतनी छाती पीटना, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलना क्यों? दूसरी बात, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वक्फ ट्रिब्यूनल में सैकड़ों की तादाद में कितने केसेस पड़े हैं जहां पे गरीब मुसलमान अपने हक के लिए लड़ रहा है। वक्फ बोर्ड्स के ऑफिस में लाइन लगाता है वो यतीम, वो बेघर मुसलमान, उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है और मुतवल्ली अपनी मनमानी करते हैं। तो क्यों उन गरीब मुसलमानों के हक के लिए ये बिल अमेंड ना हो? दूसरा सवाल, और जब से वक्फ की बात, अमेंडमेंट बिल की बात सरकार ने करनी शुरू की अमन, मिनिस्ट्री के पास सैकड़ों की तादाद में अग्रीव्ड मुस्लिम पार्टीज की कंप्लेंट्स गई हैं। प्रॉपर रिकॉर्ड है भैया हमने तो। और एक चीज और है अमन, सरकार साफ साफ बोल रही है कि भाई 2 अप्रैल से पहले जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड वक्फ है, प्रॉपर लीगल वक्फ हैं, उनको आप बस रजिस्टर करा लीजिए, आपसे छीना नहीं जाएगा। मतलब वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। यस, अगर प्रॉपर पहले लागू नहीं होगा, ये भी बहुत जरूरी है पहुंचना। हाँ, लेकिन उनको डर ये है कि वो कानून की लिमिट में नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? उदाहरण बताऊं आपको अमन, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टीज में मस्जिदों के नीचे दुकानें बना के बेच दी हैं। एक वक्फ प्रॉपर्टी में हम गए थे, वहां पे मौलाना साहब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे थे 2 BHK बनाकर। तो आप बताइए, यस वक्फ बात तो सही है। वक्फ प्रॉपर्टी में तो वो लोग क्यों चाहेंगे कि कानून के दायरे में हो? क्यों चाहेंगे कि प्रॉपर बोर्ड मेंबर्स सलीके वाले हो? क्यों चाहेंगे कि डीएम जो है वॉच करे कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? इन लोगों ने भूमाफिया बनके, वक्फ माफिया बनके 95% मुसलमानों का हक खाया है। मुझे लग रहा है कि शालिनी जी, एक मिनट शालिनी जी, ये सवाल जो बार बार कल भी इसका जिक्र हो रहा था, ये रेवेन्यू जनरेशन का भी है। बिल्कुल, शायद एक फिगर थी जब 4.7 लाख
जो प्रॉपर्टीज थी तो 163 करोड़ की कमाई थी। बिल्कुल, जब 8-8.5 लाख प्रॉपर्टीज हुई तब 166 करोड़। बिल्कुल, मतलब डबल प्रॉपर्टी, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन से 3 करोड़। तो इसमें तो रिजवी भाई या मुसलमान भाइयों का भी नुकसान हो रहा अमन भाई, था। मैं तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, रिलीजन का लेना देना ही नहीं। मैं बहुत सिंपल सा एक सवाल पूछ रही हूँ, अगर आज मैं कोई खर्चा करती हूँ अपने घर में बताती हूँ, अकाउंटेंट को बताती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जो वक्फ है, जो ना आपकी है ना मेरी है, अल्लाह के नाम की है, अगर उसका ब्यौरा हम मांग रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं ऑडिट करवा दो, अगर हम कह रहे हैं जो खर्चा कर रहे हो, जो आय आ रही है उसका पता चले। दिल्ली में बताइए वक्फ बोर्ड के जो इमाम है, इन लोगों को अभी सैलरीज एलजी ने दी, राजस्थान बोर्ड कहता है हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो इतनी सारी जमीनें हैं, उन जमीनों के ऊपर क्या काम हो रहा है? 17% अगर कब्रिस्तानों पे तो 16% कृषि विभाग के लिए है। क्यों वहां पे उपजाई काम नहीं हो रहा है? क्यों कोई इंडस्ट्री? ये लोग रिलायंस, अदानी, मैं फिर कह रही हूँ, मैं राजनीतिक दलों पे नहीं जा रही हूँ, मैं प्रैक्टिकलिटी बात कर रही हूँ। एक गरीब मुसलमान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, और उसको सस्टेन करने के लिए उसको नौकरी चाहिए, उसको तालीम चाहिए। वो नहीं चाहता कि वो बीपीएल ही रहे, वो चाहता है वो उठे, वो चाहता है उसका बच्चा तालीम ले। तो वो कहाँ है इदारे? वो कहाँ है अनाथालय? वो बहनों को के जो हक की जो पेंशन थी वो कहाँ है? दरगाहों के बाहर जब आप ट्राईसाइकिल पे देखते हैं अपाहिजों को, उसके पीछे आपको दिखता है वक्फ बोर्ड या आपको दिखता है एनजीओ? वहां पे क्यों एनजीओ आते? जो लाखों करोड़ों लोग जो ज़कात देते हैं, फितरा खाते हैं, वो भी ये मुसलमान। तो वीडियो के फर्स्ट हाफ पे आपने देखा किस तरीके से यहाँ सुबही खान जो होती हैं वो गुस्सा हो गई हैं यहाँ पे अनुराग भदौरिया पे। अनुराग भदौरिया हमेशा उल्टी फैक्ट्स रखता है, उल्टी चीज़ें करता है, जिसके बाद सुबही खान जो होती हैं वो गुस्सा हो जाती हैं और पूरी तरीके से रोस्ट करना शुरू करती हैं। आगे आपको और भी ज़्यादा मजा आने वाला है, इसलिए लास्ट जरूर से डिबेट वीडियो में बने रहिए। और साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे की वीडियो को हम देख लेते हैं। पान खा रहे हैं यार। तो एक जो रिलीजियस एक्ट है जिसके लिए आप खींच रहे हो मुद्दे को, मैं ये कह रही हूँ समाजवादी पार्टी, AMI, आपके ओवैसी साहब और कांग्रेस, आई गिव इट टू टीडीपी। जितनी मीटिंग्स हुई जेपीसी के, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव टीडीपी में रहा, वो रहा उन जेपीसी मीटिंग्स में, उन्होंने मुद्दा उठाया, उनका जो मुद्दा था उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं उन्होंने। जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि बार-बार कहा जा रहा है कि सेकुलर आप लोग कहते हैं सेकुलर होना चाहिए, सेकुलर भारत, सेकुलरिज्म। एक मिनट रिजवी भाई, तो इसमें मीटिंग्स में इनके मेंबर्स नहीं होते थे। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। इससे ज्यादा सेकुलर बोर्ड और क्या होगा जिसमें पिछड़े, पसमानदा, जो है आगा खानी, वोहरा और सेकुलर और समावेशी, मतलब हिंदू भाई और महिलाएं मैंडेटरी, पहले भी महिलाएं लेकिन अब मैंडेटरी अनिवार्य। तो ये तो सबसे सेकुलर हुआ ना? नहीं, मुमताज आलम रिजवी जी सबसे पहले भंडारी जी ने जो शेर पढ़ा था, मैं उनको जवाब दे दूं कि चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे के झोंक में देखा नहीं कि मुस्लिम है। ये जो सरकार इतनी नशे में कितनी गलत बात है, बहुत इतनी गलत बात नशे है। में है कि अपने पैरों के तले यहाँ की जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी, उसको कुचलना चाहते हैं, अमन बहुत गलत पीसना चाहते हैं। यही वजह। एक मिनट आपके पास कितनी है वक्त? नहीं, एक मिनट आपके पास एक मिनट, आपकी पीड़ा कुछ और है, मुझको लग रहा है। उनके में नहीं बोलते, भंडारी जी बोलते हैं। आपके पास वक्त नहीं, कितनी है? गलत बात है अमन जी, एक मिनट मेरी, यही तो कुचलना। दबाकर बैठे आप भी कुचल रहे हो हमें, कितनी गलत बात है? आप भी कुचल रहे हो हमें। परेशानी क्या है? कुचल दीजिए। कौन कुचल रहा है? कहां कुचल रहे हो? भड़का रहे हैं? क्यों कैसे कुचला जा रहा है? क्यों भ्रम फैला रहे हैं? नहीं, कुचल दीजिए आप भी। कहां कुचल दिया? आप भी कुचल रहे हो। वहां मिठाइयां खिला रहे हैं मुस्लिम भाई, बोलने नहीं दे रहे हो, आतिशबाजियां कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हैं आप स्टूडियो वाले मौलाना है, मैं कह रहा हूं मौलाना परेशान है, मुस्लिम खुश है। मौलाना परेशान है, मुस्लिम खुश है। हमें बोलने नहीं दे रहे हो, मैं कह रहा हूं कि कुछ अमन बार-बार मैं कह रही थी, एक मिनट इसी का जवाब दूं 10 सेकंड में। बार-बार मैं कह रही थी राजनीतिक दलों को मत लेकर आओ, सबके राजनीतिक दलों के लोगों के पास वक्त की जमीनें हैं। कांग्रेस के लोगों पे रिजवी विपक्ष में नहीं है, मुमताज आलम रिजवी विपक्ष में नहीं है। नहीं, बस हो गया, मुमताज आलम रिजवी जी। भंडारी जी हाँ, बहुत कागज लेके आए हैं, वो पढ़ लिख करके आते हैं, अच्छी बात है, डिबेट में जाना चाहिए पढ़ लिख करके। बार बार ये वक्फ के मैनेजमेंट, वहाँ पैसा कम पड़ गया। मैं कह रहा हूँ कि जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी तो देश पर कितना कर्ज था? 65 लाख करोड़। प्रभु क्या आज कितना? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, आज कितना कर्ज है? एक मिनट, अरे रुक जाइए, एक मिनट, अरे रुक जाइए, फिर बोलने लगे। अब रोकिए ना अमन जी, ये इंसाफ नहीं, फिर हमें कुचल रहे हो। अरे कहाँ कुचल फिर कुचल रहे हो? आप लोग जो है, अरे मेरे आप सवाल दे रहे हैं, आप ही बोलो, आप ही को ज्यादा बोलने दिया जाता है। अनुराग हमें कुचल रहे हैं। आप वक्त पर बोलिए ना। अरे वक्त मैं इकोनॉमी थोड़ी ना, विदेशी मुद्रा भंडार पर चर्चा करने आया हूं यहाँ पर आपके साथ। कितना कर्ज है बताइए? अनुराग तो हटा दीजिए सरकार।
हटाइए अरे सरकार। कर्ज की चिंता हो रही है, 163 का 166, 3 करोड़ का खेल चल रहा है वहां पर। कितना वक्त में घोटाला हुआ, कितना वक्त में घोटाला हुआ। अडानी के पास कितनी दौलत थी, आज कहां से आ गई? अनुराग और जल्दी से, 80 करोड़ 30 लोगों सेकंड की है। फिक्र नहीं है, जिनको 5 किलो अनाज ब्रेक लेना होगा अनुराग, जल्दी से 30 सेकंड है। कि समाजवादी जवाब पार्टी नहीं ने देना सवाल चाहते उठाया, हाँ। आप JDU हंसते हो, अरे वो रुक जाओ, जाओ। हिंदू बस हो गया, मुझे वाइंड अप करना है जल्दी से। हिंदू मुस्लिम एक रुको ना, क्या भंडारी जी ने सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने 2013 में सवाल उठाया था। बिल्कुल उठाया था, तभी तो जेपीसी बनवाई ना कि जेपीसी में आइए, मेरे सजेशन को मानिए। लेकिन आपने हमारे सजेशन माने का, मैं तो मजबूत बनवाना चाहता हूं। आपने देखा किस तरीके से जो अनुराग भदौरिया होता है वक्फ का पक्ष रखते हुए कुछ ऐसी चीजें कहता है जो कि बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है। वैसे तो ये संविधान चिल्लाते रहते हैं, लेकिन इन्होंने कभी उसे खोल के पढ़ा नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो भी चीज़ें हैं ये वक्फ की, वो चीज़ें संविधान के खिलाफ थी। क्योंकि आपको पता है कि भारत में किसी भी रिलीजन को ऐसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता जिस तरीके से एक रिलीजन को, यानी वक्फ की पावर्स दे दी गई थी एक रिलीजन को आगे बढ़ाने के नाम पे, जहाँ पे बहुत सारे लैंड्स ग्रैब किए जा रहे थे बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, बिना चीज़ों को सही तरीके से किए, और साथ ही यहाँ पे बहुत सारा कन्वर्जन के बाद भी उनके लैंड्स को कब्जा किया जा रहा था। जहाँ पर अब जो स्टेट मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ लेके आई और इसका अपोज किया विपक्षी दलों ने, लेकिन फिर भी ये चीज़ों को पास करा लिया गया। और इसके बाद जो बवाल मचा, वो लोग तो कम बवाल मचा रहे हैं, लेकिन नेता यहाँ पे विपक्ष के काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा रहे हैं। इसी बात को लेकर सुबोही खान ने ज़बरदस्त तरीके से बजाया है अनुराग भदौरिया का। तो कैसी लगी आपको डिबेट वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। साथ ही अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब मत भूलिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के डिबेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।